जय हिंद, वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम DT05 पेपर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल आपके पास 20 सवाल थे। पेपर ठीक ठीक था आपके पास में। तो आइए अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में सोलेनोइड का है। फर्स्ट सवाल में क्या बोला गया? बोला गया एक सोलेनोइड है और उसके सेंटर पे एक दूसरा सोलेनोइड रखा। दो सोलेनोइड है आपके पास में। एक ऐसे बड़ा सोलेनोइड मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर ऐसे कोई एक और छोटा सोलेनोइड ऐसे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। जो डाटा गिवन है वो नोट कर लेते हैं। आउटर सोलेनोइड की इसकी जो लेंथ है आपके पास में, आउटर सोलेनोइड की लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो है 6750, ठीक है। और जो अंदर ये जो सोलेनोइड है इसकी जो लेंथ है आपके पास में वो लेंथ है 3 सेंटीमीटर। जो लेंथ 3 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया है वो गिवन है आपको, दैट इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। और इसमें जो टर्न्स है आपके पास है 150 टर्न्स है आपके पास में। आपको बोला गया था EMF जो आउटर सोलेनोइड के जो di/dt है वो भी आपको गिवन है। di/dt कितना है? 3000 एम्पियर पर सेकेंड। तो बोला गया कि EMF इंड्यूस इनर वाले में कितना होगा, वो ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो अंदर वाले में जो फ्लक्स आएगा अंदर वाले में वो कितना आएगा? म्यू नॉट। बाहर वाले में जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो वो कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 6750, कितने 50 सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई 100, म्यू नॉट n और आई आपने यहाँ पे लिख दिया। ये एक कोयल के अंदर, इसकी एक कोयल के अंदर ये मैग्नीट्यूड हुआ, सॉरी, एक कोयल में कितना आएगा? मल्टीप्लाई पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिवाइड बाय 10⁴ कर दो। इतना बच्चों एक कोयल के अंदर फ्लक्स आया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोयल्स कितनी है आपके पास में? 150। तो ये आपने यहाँ पे से 150 लिख दिया। क्लियर? ये आपके पास में आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया तो EMF इंड्यूस कितना होगा इसमें, यही पूछा ना कि EMF इंड्यूस कितना होगा। तो EMF अगर आप देखें तो d∅/dt करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट वैल्यू सब आप लिख लीजिए। म्यू नॉट अलग आ गया आपके पास में, इसने इसको उड़ा दिया तो ये बन गया 5 और 137, यहाँ पे 137 आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 10, ठीक है। तो वहाँ पे और 1 3, तो यहाँ पे सिर्फ 10 बच गया, तो इसको 10 लिख दीजिए आप। और यहाँ पे ये पाई आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, इतना सही है। यहाँ पे पाई यहाँ पे आ गया, 15 यहाँ पे आ गया। अब आपको di/dt करना पड़ेगा। di/dt की वैल्यू सवाल में गिवन है 3000, आप इसको 3000 लिख दीजिए। अब मिनट को क्या लिख सकते हैं? मिनट बाय 4π×10⁻⁷ होता है, तो मिनट को लिख दीजिए आप 4π × 10⁻⁷। अब थोड़ा देखिए कुछ कट रहा है क्या। तो ये आपके पास में नीचे गया 10⁸ बच गया ना, यहाँ पे 10⁸ हो गया। 10⁸ हो गया तो 3 यहाँ पे साफ हो गया, तो 10⁸ में से 10⁵ बच गया आपके पास में। तो ये कितना बन रहा है? 4π² मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 137 डिवाइड बाई 10⁵। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको अगर हम सोल्व करने जाएंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास में अप्रोक्सीमेटली, अब इसमें कैलकुलेशन आप सोल्व करिए तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 2.43 वोल्ट के आसपास आती है। तो जो आंसर हो जाएगा क्लोजेस्ट वो आपके पास में 2 हो जाएगा। जैसे इंटीजर पूछा तो आप बोलेंगे सर आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर था पर सवाल आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो आप बोला कि एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज Q0 इज गिवन टू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C1। तो C1 की वैल्यू जो आपके पास में है वो आप नोट कर दीजिए, दैट इज 400 माइक्रोफैराड। और इस पे चार्ज जो आपके पास में है वो Q0 था इनिशियली, फॉर्मिंग एन LC सर्किट विद एन इंडक्टर ऑफ 100 हेनरी। यहाँ पे एक इंडक्टर आपके पास में लगा हुआ है और इस इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है? 100 हेनरी। At t is equal to π/10 second, the connection of C1 is broken and another capacitor C2 is joined to the inductor. Okay. तो इनिशियली तो बच्चों ऐसा था कुछ यहाँ पे ना, ये ऐसे था सर्किट आपके पास में, इसको बंद किया। जैसे ये बोला कि एट t इज इक्वल टू, ये यहाँ तक t इज इक्वल टू π/10 पे क्या किया, इस वाले कैपेसिटर के कनेक्शन ब्रेक कर दिए और एक नया कैपेसिटर इसके साथ में ज्वाइन कर दिया। इस वाले टाइम के ऊपर इसके पैरेलल में एक और सर्किट ज्वाइन कर दिया, एक और कैपेसिटर, नया कैपेसिटर कुछ, उसकी वैल्यू C2 है और C2 आपको गिवन है 100 माइक्रोफैराड, दिस इज C2, ठीक है। अब इसने क्या बोला,
एट टी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टाइम है आपके पास में एट टी इज इक्वल टू 11 n पाई डिवाइड बाई 200, द एनर्जी स्टोर्ड इन C2, यहाँ पे जो इसमें एनर्जी है इन C2 दैट इज 36% ऑफ टोटल एनर्जी अवेलेबल फाइनली। C2 36% है जो इसमें इनिशियल एनर्जी थी उसकी ना, इनिशियल एनर्जी तो आपके पास में थी उसका 36%। और सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, तो ये एक एलसी ऑसिलेशन सर्किट है। सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो स्पेसिफिक टाइम पे बात की है। तो मैंने बोला कि इसका जो ओमेगा है, ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा है अंडर रूट एल सी। तो ओमेगा की वैल्यू कितने की 1/रूट एल की वैल्यू कितने की 100 और सी की वैल्यू कितने की 400 डिवाइड बाई 10⁻⁶। क्लियर? तो ये आपके पास में 100 और ये यहाँ पे चला गया, तो ये आपके पास में कुछ ऐसा बन गया 100 डिवाइड बाई 4, तो ये कुछ 25 आ गया ना आपके पास, तो 5 रेडियन पर सेकेंड आ गया ओमेगा इनिशियली। अब देखिए इनिशियली सारा चार्ज इसके पास में था, पूरा चार्ज इसके पास में था, तो अगर आप इसकी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो हम इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। तो चार्ज मैक्सिमम मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, चार्ज मैक्सिमम मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, चार्ज एक्स से रिप्लेस होता है। तो आप पढ़ेंगे तो क्यू की इक्वेशन बनेगी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस, या फिर आप साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है आपके पास में, तो ये कोस वाली इक्वेशन बनेगी। आपको बोला गया स्पेसिफिक टाइम पे इसको आप लिख सकते हैं क्यू नॉट कॉस 5t भी आप बोल सकते हैं इसको। अब इससे बोला स्पेसिफिक टाइम पाई बाय 10 पे, पाई बाय 10 की अगर आप बात करेंगे टी की जगह पाई बाय 10 पुट करिए, कितना बन जाएगा क्यू नॉट कॉस पाई बाय 10 बन जाएगा पाई बाय 2, तो ये वाली वैल्यू 0 बन गई। मतलब इस गिवन टाइम के ऊपर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, जिस गिवन टाइम पे सर्किट को ब्रेक किया है ना उस टाइम पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज, बस सारी एनर्जी किसके पास में, इंडक्टर के पास में। और अब इस कैपेसिटर को इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो टोटल एनर्जी यहाँ पे थी वही टोटल एनर्जी यहाँ पे है, बिकॉज जब आपने इसको ब्रेक करके इसको लगाया तो उस टाइम पे सारी एनर्जी इंडक्टर के पास ही थी, तो एनर्जी का कहीं कोई कैपेसिटर कुछ एनर्जी नहीं लेके गया। अब सारी एनर्जी आपके पास में इसके पास में है। अब आप देखिए, अब इसने बोला कि 36% चार्ज होना चाहिए इनिशियली का, तो इसकी जो इक्वेशन बनी देखिए इसमें चार्ज 0 था, मतलब यहाँ पे मीन पोजीशन पे था ये ब्लॉक, तो आप क्या बोलेंगे इसमें इक्वेशन दैट इज q इज इक्वल टू q नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला फाइनल इसका जो ओमेगा आएगा दैट इज 1/√LC। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L 100 हेनरी, और ये उसका 1/4, दिस विल बिकम 10 ना, एक बार देख लेते हैं। और C की वैल्यू आपके पास में आ गई 100 माइक्रोफैराड, दिस इज 10⁴ ऐसे रूट में है आपका, तो ये 10 बन गया आपके पास में, तो ये बन जाएगी 10t बन जाएगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब जो चार्ज है इस पे 36% है मैक्सिमम का, तो ये क्या बन गया 36/100 बन गया इज इक्वल टू साइन 10t। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, कुछ वैल्यू गिवन है क्या इसमें, तो इसने बोला कि ये π/10 जैसा कुछ है ना, ये वाली वैल्यू 0.3 के आसपास आपके, तो हम देखते हैं एक बार 18 और 50, मतलब ये वैल्यू 0.36 आएगी, तो 0.36 वैल्यू साइन π/10 की है, तो मतलब 10 की किसके बराबर होगा π/10 की, तो t की वैल्यू कितनी π/100, तो यहाँ पे जो टाइम हुआ वो π/100 है, वो इस वाले टाइम को 0 मान के है। तो टोटल टाइम अगर आप देखें, टोटल टाइम कितना गया, टोटल टाइम अगर आप देखें π/100 प्लस ये वाला टाइम जो था π/10, तो कितना बन गया टोटल आपके पास में 11π/100। अब 11π/100 आपको यहाँ पे मैच करवाना है, तो n की वैल्यू अगर आप देखें तो 2 होगा, तब जाके ये वैल्यू आएगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास में 2 होगी। तो ये सवाल अच्छा था, मतलब एलसी ऑसिलेशन बच्चों थोड़ा स्ट्रगल करता है, तो उसके हिसाब से ये सवाल अच्छा था। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg is acted upon by a force which decreases uniformly from 8 Newton to 2 Newton in 3 seconds. If the body start from rest and velocity v when the force acting, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दिया, तो आपको यहाँ पे कुछ ft कर्व बना लीजिए, आप फोर्स वर्सेस टाइम का कर्व बना लीजिए। यहाँ पे टाइम लिखिए, यहाँ पे फोर्स लिखिए, तो यहाँ पे पहले 8 न्यूटन था और फाइनली कितना बन गया आपके पास में 2 न्यूटन बन गया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू 2 न्यूटन बन गई, और कितने टाइम में बना आपके पास, दिस टाइम इज 3 सेकेंड, ऐसा कर्व बनेगा। अब से पूछा क्या गया कि जब फोर्स 0 बन जाता है उस टाइम पे वेलोसिटी पूछे, तो फोर्स 0 कब बन जाएगा, ये लाइन को थोड़ा सा और आप नीचे लेके आइए ऐसे, यहाँ पे कुछ फोर्स कुछ यहाँ पे 0 बनेगा। अब ये वाला पॉइंट निकालता हूँ, ये पॉइंट कितना है, तो आप क्या बोलेंगे इस वाले ट्रायंगल में थीटा देखिए, तो ये कितना आ गया आपके पास में 6/3, और इसमें अगर आप देखें तो 2/t, ये टाइम कुछ t मान लेते हैं डिफरेंस ना, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, t इज इक्वल टू 1 सेकंड हो रहा है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड के ऊपर ये 0 बन जाएगा, ऐसा बन गया। अब इतने में अब हमें पूछा गया वेलोसिटी कितना होगा, तो ये ft कर्व है, और ft कर्व का जो एरिया अंडर द होता है वो चेंज इन मोमेंटम देता है, तो अगर आप देखेंगे एरिया अंडर ft कर्व f dt,
तो ये आपको चेंजिंग मोमेंटम देगा। तो इसका कितना आ गया 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस 4 और हाइट कितना है आपके पास में 8, तो 16 आ गया चेंजिंग मोमेंटम, 16 आ गया 16 न्यूटन सेकेंड। तो चेंजिंग वेलोसिटी कितना आएगा mv के बराबर, तो mv 16 है, मास के सवाल में 2 गिवन, वेलोसिटी कितना देगा 8 मीटर पर सेकंड। तो सवाल आसान था, पर आपको इससे अप्रोच करना चाहिए, एरिया अंडर द कर्व है उससे अगर आप अप्रोच करेंगे तो सवाल में दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर सवाल लेंथी हो जाएगा आपके पास में। फिर अगर हम फोर्थ प्रॉब्लम की बात करें तो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, दो ब्लॉक है ए और बी, मास गिवन है 8 kg और 4 kg और उनको स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा गया है। इंपल्स प्रोवाइडेड, एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको डायग्राम बना लेते हैं। ओके, this is 8 kg and this mass is 4 kg and the spring constant is k is equal to 400 Newton per meter. An impulse is provided a velocity 3 meter per second to a block A. तो इसको हम 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कितना, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या होता है m1 v1 m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो कितना आ गया 24 डिवाइड बाय 12, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास से वेलोसिटी हो गया, तो आंसर आ जाएगा 2। क्लियर, ठीक है। फिर हम फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास में मैच द कॉलम है। आपको बोला गया लिस्ट 1 जो है आपके पास में उसमें कुछ चीजें बताई है और लिस्ट 2 में कंटेन सम सिस्टम एट t is equal to 0. List 1 contains variation of some physical quantity and list 2 contains some system at t is equal to 0 in which the circuit element x and a is marked. Okay. 2 पॉइंट्स x और a मार्क है। तो लिस्ट वन द करंट, सबसे पहले वाले में अगर आप देखें ये वाला केस है आपके पास में। सबसे पहले यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्फीयर है, रेजिस्टेंस के थ्रू आपने उसको ऐसे अर्थ किया है, तो ये आरसी सर्किट बन गया आपके पास में। ये कैपेसिटर हो गया ना, ये आरसी सर्किट बन गया आपके पास में, तो आरसी सर्किट जैसा है। अब इसने कहा था करंट एट x वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम। तो अगर आप एसी में देखें साइनोसॉइडली तो नहीं होता आपके पास में, एसी ये तो एसी है, सॉरी ये तो आर सर्किट है ना, उसमें तो ई का फंक्शन बनता है, साइनोसॉइडल नहीं होगा, तो पी तो मैच नहीं किया। तो अगर आप सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में क्या बोलेंगे, इसमें क्या है वन ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट। अच्छा, इसमें फिर क्यू ऑप्शन के पास चलते हैं। द फील्ड आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिक्रीजेस विद टाइम। देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में होगा वो इस करंट की वजह से होगा, और करंट का एक्सप्रेशन, करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसमें आर सर्किट में, तो करंट तो घट रहा होगा ना आपके पास में। तो आप बोलेंगे सर क्यू का तो 1 मैच करेगा, मतलब क्यू के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पी क्यू आर एस लिख दिया। तो हमारे पास ये आपके पास में 1 था, तो 1 किससे मैच कर रहा है, क्यू से तो मैच कर रहा है। फिर आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स इंक्रीजेस विद टाइम। करंट अगर डिक्रीज करे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करे, तो थर्ड सही नहीं होगा आपके पास, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आपको बोला गया द फील्ड आइदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी साइनसॉइडल। साइनसॉइडल वेरी नहीं करेगा, करंट आपके पास में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो भी एक्सपोनेंशियल करेगा। तो इस वाले कोरस्पॉन्डिंग क्यू का तो एक ही मार्क हुआ अभी तक, थोड़े टेढ़े उल्टे हिसाब से मार्क हो गए ना, क्योंकि केस इधर लिख रखे हैं उसने। फिर सेकंड वाले में उसने बोला कि आपके पास में ये इसका फर्स्ट था। अब सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, वन ऑफ द टू कंडक्टिंग स्मूथ रेल are connected to a capacitor sliding wire given a velocity v naught in a uniform magnetic field. Okay, तो भाई यहाँ पे कैसे कैपेसिटर बना दिया, यहाँ पे इसने स्लाइडिंग वायर बना दिया ऐसे, और इसका स्प्रिंग के साथ ऐसे कुछ अटैच कर दिया, और इसको आपने इनिशियल वेलोसिटी तक पकड़ा दी कुछ v नॉट। अब देखते हैं क्या, x यहाँ पे है कुछ और a पॉइंट कुछ यहाँ पे इसके अंदर है। क्या बोलते हैं, करंट थ्रू x इज वेरिंग साइनोसॉइडली, मतलब करंट कैसे वेरी कर रहा है वो हमें इसमें बताना है। बस इसको इंटरप्रेट करते हैं। देखिए अब ये जो स्लाइडर होगा इस पे 2 फोर्स लग रहा होगा, जैसे ही इधर गया मान लो कुछ x इधर चला गया, तो एक तो kx फोर्स लग रहा होगा और एक दूसरी तरफ ILB फोर्स लग रहा होगा। तो आप बोलेंगे इस पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो कितना है, kx प्लस ILB इज इक्वल टू m।
अब आई को कैसे लिखें यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है तो आप क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू वी बी एल। हमें q नहीं चाहिए, आई चाहिए, डिफरेंशिएट हमारा, तो ये बन गया i इज इक्वल टू ए बी है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो के एक्स इज इक्वल टू एम ए माइनस ए बी एल जैसा कुछ फंक्शन बन रहा है आपके पास में। अब यहाँ पे देखिए जो एक्सीलरेशन है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब ये ऐसे जंप करेगा आपके पास में, ऑसिलेट करेगा। तो अगर ये ऐसे जंप करेगा तो इसमें जो एक्सप्रेशंस बनेंगे वो साइन के एक्सप्रेशंस बनेंगे। तो इस सेकंड वाले में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे भी साइनोसॉइडल है, करंट वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम, ये बात भी सही है आपके पास में। तो p मैच कर जाएगा, p के साथ में 2 आ जाएगा एक। तो फिर बोला गया क्यू में कि वो डिक्रीज कर रहा है टाइम से, नहीं वो तो साइनसॉइडल है तो डिक्रीज की दोनों करेगा, तो क्यू के साथ नहीं सेट बैठेगा और आर के साथ नहीं सेट बैठेगा, एस के साथ में सही सेट बैठ जाएगा, बिकॉज वहाँ पे फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कैसे कर रहे हैं, जैसा करंट वेरी कर रहा होगा उसी हिसाब से चीजें वेरी होगी। तो आपके पास फिर पी के 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, सॉरी एक इसमें ये 2 इसमें भी चला जाएगा। अब इसे मैचिंग उल्टी कर दी, मतलब ये कॉलम इधर होता तब आसान होता करना, अभी दिक्कत होता है थोड़ा करने में। फिर अगर हम थर्ड प्रॉब्लम की थर्ड जगह पे चलें, थर्ड में क्या बोला गया आपको कि टू कंडक्टिंग रेल्स आर फिक्स्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, एंगल थीटा है और इंडक्टर से उसको जोड़ा गया। अब विदाउट फ्रिक्शन वो ऑसिलेट करता है, ऐसा कुछ उसे बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे है आपके पास में ना, तो ये भी आपके इसमें ऑसिलेशन बनेगा यार। यहाँ पे भी अगर आप साइडर को देखेंगे ऐसे तो ये भी ऑसिलेट करेगा, बिकॉज ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसके अंदर वो इसके अंदर जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे चला जाएगा, उसी हिसाब से आपके पास से फीड करेगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने ऐसे कुछ बोला, फोर्स इधर लग गया एम जी साइन थीटा, जी तरफ एक कॉन्स्टेंट फोर्स है एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ आपके पास क्या लग रहा होगा, माइनस आई एल बी इज इक्वल टू एम ए, ये एक एक्सप्रेशन लिखा आपने, ठीक है। फिर अब सेकंड क्या लिखेंगे, वी बी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, VBL इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो I का एक्सप्रेशन कितना बन गया, एक्स बी स्मॉल है डिवाइड बाई कैपिटल है, ये कुछ ऐसा कुछ करंट बनेगा। तो इस वाले करंट को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखिए ऐसा बन गया एम जी साइन थीटा माइनस एक्स बी एल बाई एल इज इक्वल टू एम ए। तो अगेन ये आपके पास ऐसे जब का एक्सप्रेशन बन रहा है। तो अगेन आपके पास में जो थर्ड वाला होगा ये इसमें जाएगा, यहाँ पे 2 गया वहां पे ये भी जाएगा 2 3 2 3। तो आपके पास में अभी इतने समझ में आ जा रहा है कि भाई सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन को भी थोड़ा चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया, द 2 कंडक्टिंग रेल्स आर कनेक्टेड बाय रेजिस्टेंस एक्स एंड ए कंडक्टिंग वायर स्लाइड ऑन द रेल विद कांस्टेंट फोर्स F, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सब आपको गिवन है। अब क्या यहाँ पे है ऐसे कांस्टेंट फोर्स आपने लगाया बाद में, तो इक्वेशन बनेगी F माइनस आई एल बी इज इक्वल टू एम ए, क्लियर, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। I की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, I की वैल्यू लिखा जा सकता है वी बी एल डिवाइड बाई आर, वी बी एल डिवाइड बाई आर, आई मतलब ए में वी बी एल होगा ना इज इक्वल टू एम में। तो यार जो ए है वो वी का फंक्शन है आपके पास में, तो ये साइनोसॉइडल तो नहीं है आपके पास में, ये कुछ एलन मेलन का फंक्शन बनेगा। ए को अगर आप डी बाई डी टी लिखेंगे तो ये ई रेज़ टू पावर ऐसा कुछ फंक्शन बनेगा आपके पास में। तो जैसे जैसे आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी सी कांस्टेंट हो जाएगी, एक टाइम ऐसा है जब एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो वेलोसिटी कुछ ऐसा है, वेलोसिटी पहले कुछ 0 थी फिर बढ़ रही है फिर ऐसे मैक्सिमम बन जाए, ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास में आएगा। बट ये वेलोसिटी कर्व में वेलोसिटी बढ़ रही है फिर आपके पास में कांस्टेंट हो जाती है। अब अगर आप देखेंगे पी ऑप्शन में बोल रहा है कि साइन सुइन का तो कोई मैटर ही नहीं है, तो पी और एस तो खत्म हो गए, बचा क्यू और आर। तो बोला कि डिक्रीजेस विद टाइम। तो देखिए अगर आप करंट को वैल्यू को अगर आप देखें तो करंट की वैल्यू जो आएगी दैट इज वी बी एल बाई आर, और वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है फिर जाके फिक्स हो जा रही है, तो करंट आपके से कंटिन्यूसली बढ़ेगा तो डिक्रीज नहीं करेगा। तो अगर इसमें आर में क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स इज इंक्रीजेस विद टाइम, हाँ बढ़ रहा है फिर फाइनली जाके वो इंटीग्रल इन्फिनिटी पे वो स्टडी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे आर का आपके पास में 4 मैच कर रहा है, तो पी का 2 3 हो गया, क्यू का 1 हो गया, आर का 4 हो गया, एस का 2 3 हो गया, ठीक है। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आपको बोला गया 2 ब्लॉक्स है ए एंड बी, और मास है आपके पास में m और 2m, और उनको एक मास से स्प्रिंग से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब बोला द सिस्टम लाइज ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट t इज इक्वल टू 0, ब्लॉक ए हैज वेलोसिटी u इन राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बना लीजिए, दिस मास इज m, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ u है, और यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है
और इसकी वेलोसिटी ऐसे कुछ 2m है। कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। और इस वाले ब्लॉक को आपने, इसका नाम कुछ ब्लॉक ए है, इसका नाम कुछ ब्लॉक बी है, आपने इसको यू वेलोसिटी दे दी और बी की कुछ वेलोसिटी नहीं है। इनिशियल नेचुरल लेंथ पे था, अब इसने बोला कि भाई अब बताइए सर्टेन स्टेटमेंट्स आर गिवन कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट, मतलब 1 में कुछ कंडीशंस गिवन है, मैच द कॉलम है, और कंडीशन 2 में कुछ चीजें पूछे, अब बताते हैं। ये सबसे पहले पूछा गया कि द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्योंकि पूछा है कि जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती किसी टाइम पे, तो इन सब चीजों के लिए हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठना पड़ता है। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठेंगे तो ये 2m है, ये m है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास में, दिस इज v/3, तो आप सेंटर ऑफ मास से बैठ जाइए v/3 से। तो यहाँ पे v/3 से अगर आप बैठेंगे तो इसकी वेलोसिटी आपको इस तरफ दिखाई देगी 2v/3, 2v/3। तो इसके फ्रेम में इनिशियल इसके 2v/3 है, तो ये आगे जाएगा तो एक ऐसा इंस्टेंट भी आएगा जहाँ पे इसकी v/3 होगी, इसी में उल्टा तरफ आएगा तब इधर भी v/3 होगा। तो जब ये उल्टी तरफ v/3 लेके आ रहा है इसके फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम में फिर 0 दिखाई देगी, तो ये रेस्ट पे आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो p का 1 तो मैच नहीं करेगा। फिर अगर आप देखें सेकंड वाले में मे बी 0 एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये बात सही है, p का 2 मैच कर जाएगा। फिर बोला गया इज मिनिमम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, अगर आप जीरो, मिनिमम तो 0 है ना यार, तो वो आपके पास मैक्सिमम कंप्रेशन पे नहीं है, तो वो वाली बात आपके पास में गलत होगी। फिर अगर आप देखेंगे इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग पे भी 0 नहीं होगा। 0 कब होगा, जब ग्राउंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी इस तरफ v/3 दिखाई देगी। फिर बोलते वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, तो इनिशियली ये आपको इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, इसके ऊपर बैठे तो उल्टा करके जोड़ दिया, तो आपके पास में इस तरह v/3 जाता दिखाई देगा इसके ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर आप पूछा गया कि 0 दिखाई देगी क्या आपको कभी, हाँ आते वक्त जब 0 इनिशियली थी ना, तो हाँ 0 तो हो ही जाएगी आपके पास में, तो Q का आपके पास में 2 मैच कर जाएगा, Q का आपके पास में 2 मैच कर जाएगा, ठीक। फिर आपको बोला क्या नेवर बी 0, तो वो गलत है। थर्ड ऑप्शन है बोला इज मिनिमम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो मिनिमम तो 0 है भाई, वो नेचुरल लेंथ के ऊपर है। और बोला गया इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, तो अगर आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये इधर जाएगा, ये जाके वापस इधर आएगा, तो इसकी वेलोसिटी v/3 नेट 2v/3 बन जाएगी। तो नेचुरल लेंथ पे इसकी 0 होगी, नेचुरल लेंथ पे इसकी 2v/3 होगी, एक बजाते वक्त 0 होगी और आते वक्त 2v/3 होगी, तो ये वाली बात भी आपके पास में गलत होगी। फिर बोला गया द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक, तो आपके पास में देखिए मैक्सिमम एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर हो सकती है वो आपके पास में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे आएगी, और उस वाले केस में पूरी एनर्जी वहां पे नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगी इसकी उस टाइप की एनर्जी 0 हो जाएगी। स्प्रिंग में कुछ एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी है आपके पास में 2 जगह के पास में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो आपसे अगर बोला जाए भी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 ब्लॉक्स, तो इसकी अगर हम बात करें तो वो 0 कभी भी नहीं होगा आपके पास है, बिकॉज जब स्प्रिंग में मैक्सिमम एनर्जी होगी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन, उस टाइम भी ब्लॉक की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो 0 तो नहीं होगी। तो हमें ये समझ में आ गया इस ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी 0 नहीं हो सकती, तो एक तो आपके पास है 1 मैच कर जाएगा। इसकी जो पोटेंशियल, जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक्स की, वो मिनिमम तब होगी जब स्प्रिंग की पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम के ऊपर आपके पास में ब्लॉक्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी आपके पास में। तो आप क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो इसके 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे 1 और 3, क्लियर। फिर हम चलते हैं एस के अंदर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 0 हाँ हो सकती है, 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जब आपकी नेचुरल लेंथ पे तो 0 हो सकती है। फिर आपसे बोला गया इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम नहीं होगी, मैक्सिमम होगी जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, तो 2 और 4 इसे मैच कर जाएगा। अब इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन सही बैठ रहा है, P का 2, Q का 2 और R का आपके पास में 1 और 3 दोनों हो सकते हैं। S का अगर आप देखेंगे तो 4 मैच करेगा, तो आपके पास में 4th ऑप्शन मैच कर जाएगा यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि उसमें सिंगल ऑप्शन के साथ दिखा रखा है, तो आपके पास ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलेगा, 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg एंड 10 kg आर अटैच्ड एंड शोन इन द फिगर, तो पुली वगैरह सब मासलेस है, तो वर्क डन बाय टेंशन कैसा कैसा होगा वो ये पूछ रहा है। 10 kg और यहाँ पे ऐसे कुछ 2 kg, अब देखिए ये नीचे जा रहा है आपके पास में, ये ऊपर जा रहा है, तो इस पे टेंशन लग भी ऊपर है, जा भी ऊपर है, तो इस पे जो टेंशन का वर्डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा।
इसमें अगर आप देख रहे हैं टेंशन लग ऊपर है, जहाँ नीचे है, तो इसमें टेंशन का वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो टोटल वर्क डन 0 होगा टेंशन का, पर अगर आप 10 kg पे देखेंगे तो नेगेटिव होगा, और अगर आप 2 kg पे देखेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर? फिर हम बात करें अगर 8th प्रॉब्लम की, तो भी सेम सवाल है आपके पास में, विच क्वांटिटी चेंजिंग ड्यूरिंग मोशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नहीं टेंशन एक बार जो बन जाता है वही रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, वो एक्सीलरेशन भी फिक्स वैल्यू आती है ना, इसका कुछ तो वो भी फिक्स है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स, हाँ ये आपके पास में बदल रही है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आपके पास बदल रही है, पर एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो 8th का आपके पास में थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। फिर अगर हम 9th प्रॉब्लम में चले, यही सेम सवाल है, द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक कितना होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका एक्सीलरेशन अगर हम निकालें तो जो एक्सीलरेशन आएगा, नेट पुलिंग फोर्स हो गया 80 डिवाइड बाय टोटल मास आ गया 12, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 40, 20/3, तो इसका एक्सीलरेशन आएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका आपके पास में ऊपर की तरफ है 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसमें देख लीजिए सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना है, m1a1 200/3 माइनस m2a2 40/3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में 12 आ गया। तो दिस इज 160 डिवाइड बाय 36, तो यहाँ पे आपके पास में कुछ बन गया 18 40/9 4g/9 आपके पास में आ रहा है, और ये डोमिनेट करेगा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप बोलेंगे इस पे फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा, दैट इज 4g/9 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है। इसने बोला कि सिलेंड्रिकल रीजन है, और सिलेंड्रिकल रीजन का जो सेंटर है उसी का सेंटर को लेते हुए यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास है वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, और आपको बोले dB/dt इज पॉजिटिव, dB/dt इज पॉजिटिव। तो dB/dt पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, आप उसको अपोज करेंगे तो बाहर की तरफ ऐसे, तो फील्ड लाइन सर्कुलर बनेंगे, ऐसे फील्ड लाइन सर्कुलर बनेंगे ऐसे, तो यहाँ पे जो आएगा वो इधर आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो इधर आएगा। सिमिलरली अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे सर्कल बनेगा, सेंटर देखें तो यहाँ पे आएगा, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई देगी। तो ए ऑप्शन में ऐसी फील्ड लाइन दिखाई दे रही है, तो ए ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा 10th के अंदर। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, सिलेंड्रिकल रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड dB/dt कांस्टेंट है, वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो यहाँ पे इसमें ऐसे बन गया, अगर आपको याद हो तो एक्सप्रेशन, वैसे तो इसमें डाटा गिवन है पर हमें पता ही है E.D है इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt होता है। तो अगर आप r लेस देन r वाले केस की बात करेंगे तो E मल्टीप्लाई 2πr इज इक्वल टू b/r² dB/dt मल्टीप्लाई πr²। तो इनिशियली जो E है आपके पास में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, r लेस देन वाले केस में, और अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू r की बात करेंगे तो E मल्टीप्लाई 2πr इज इक्वल टू πr² dB/dt, पाई कैपिटल R² dB/dt, ठीक है। तो ये यहाँ पे पाई साफ कर दिया, तो E की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल, 1/r की, 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ये ऐसे करके कुछ ऐसा बन रहा है आपके पास, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, ये हमारे नोट्स में ही होता है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा, नोट्स के अंदर हमारे पास ये चीज़ रहती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। उसने बोला 2 डिफरेंट कॉइल है और उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कुछ 8 मिली हेनरी और 2 मिली हेनरी है, और current in one coil is increased at the constant rate, the current in secondary coil is also increased with the same constant rate, ठीक है। दोनों में आपके पास में हो रहा है, तो एक आपके पास में 8 मिली हेनरी है और एक आपके पास में 2 मिली हेनरी है, ठीक है। the current in one coil is increased at constant rate and the, ठीक है, दोनों पे di/dt सेम है आपके पास में, यहाँ पे भी di/dt है और यहाँ पे भी आपके पास में di/dt है। द पावर गिवन टू द टू कॉइल इज सेम एट द टाइम ऑफ द करंट वैल्यूज लिख दी हमने, दोनों में di/dt सेम है। एट सर्टेन इंस्टेंट द पावर गिवन टू द कॉइल इज सेम, पावर भी आपके पास में सेम दी जा रही है किसी भी गिवन इंस्टेंट पे। तो भाई इसके पास ही पावर कुछ p है तो इसके पास भी पावर कुछ p है। एट द सेम टाइम द करंट आपको गिवन है वैल्यूज, तो I1/2 वो सब एक्सप्रेशन पूछ रहा है। देखिए पावर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है हाफ Li², तो पावर क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो आप बोलेंगे दिस इज बिकम Li di/dt,
LI/dI/dt आपके पास में एक्सप्रेशन होगा। अब di/dt आपके पास में सेम है, तो आप क्या बोलेंगे 8I1 इज इक्वल टू 2I2। तो आपके पास में I1/I2 का जो रेशियो बनेगा वो 1:4 बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में सही हो गया। ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, देखते हैं मैच कर लें। हाँ ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है ये। तो I1/I2 आपके पास में 1/4 आ गया। फिर अगर आप देखें I1/I2 दूसरा तो गलत हो गया, ये आ गया बच्चों आपके पास में, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया बिकॉज इसका उल्टी बात हुई है। फिर अगर आप देखें वोल्टेज की पहले बात करें, V2/V1 बोला है, V2/V1 ये वाला 1 है आपके पास में, ये 2 है, तो V2 कितना हो गया, L की जगह 2 di/dt और V1 कितना हो गया 8 di/dt। तो di/dt दोनों में सेम है तो रेशियो आ जाएगा 1:4, तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। W क्या है देखिए, W है एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर कितना था हाफ Li², तो आपके पास में W2/W1 है, तो L2I2² डिवाइड बाय हाफ L1I1², ये आपको निकालना है। ये साफ हो गया। L2 की वैल्यू कितनी है 2, I2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 16 बन जाएगा। L1 की वैल्यू 8 होगी और इसकी वैल्यू कितनी है 1 होगी, तो वैसे 4 आएगा, तो ये 4/1 आएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन मैच कर जाएंगे बच्चों आपके पास, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? बच्चों फिर आपका नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। आपको बोला गया एक रिंग है और उसकी जो रेडियस है आपके पास में वो 20 सेंटीमीटर है। तो डायग्राम बना लेते हैं। रेडियस होगी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और इसकी जो रेजिस्टेंस है आपके पास इट इज 0.04। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.4, ये मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला। तो इंड्यूस करंट कितना आएगा ये उसने पूछा है सबसे पहले, तो इंड्यूस करंट कितना आएगा, तो इसने कुछ बोला है मैग्नेटिक फील्ड सब वैल्यू से ठीक है। तो फ्लक्स अगर आप देखेंगे तो फ्लक्स क्या बन जाएगा B × πr², तो EMF कितना आएगा, EMF आएगा πr² dP/dt। और इंड्यूस करंट हमें वैल्यू चाहिए, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज πr² dP/dt और डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना 0.04, वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई r² की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो 1/5 मीटर हो जाएगी, तो इसी बिकम 1/25 और dV/dt कितना है 0.4, तो ये t था तो 0.4 बच गया और रेजिस्टेंस है 0.04, तो इसने जब इसको उड़ाया तो ऊपर 10 बच गया आपके पास में, ये 2π/5 एम्पियर, 2π/5 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक, अच्छा द रिंग विल बी इन टेंशन। अब वो सब की बात देखिए, अगर यहाँ पे करंट कुछ ऐसा आ रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे अंदर की तरफ बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा था तो आप उसको अपोज करके करंट ऐसा आएगा, और करंट अगर ऐसा आएगा तो फोर्स भी कुछ ऐसा लग रहा है आपके पास में, तो उसको श्रिंक करने की कोशिश करेगा। तो रिंग आपके पास में टेंशन में तो नहीं है तो वो उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो रिंग विल बी इन कंप्रेशन, तो थर्ड मैच करेगा। फोर्थ में देखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट द सेंटर ऑफ रिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू। सही बात है यार, वो तो लेंजेलो ही बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसा आएगा कि वो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। क्लियर? तो 3 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1, 3 एंड 4। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, बॉल है आपके पास में, मास है 1 kg 2 kg और मूव कर रहा है। 2 बॉल बना देता हूँ, डायग्राम बना लेंगे तो आधा काम हो जाता है। 1 kg की बॉल है एक और एक आपके पास में 2 kg की बॉल है। ठीक है, मूविंग स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कुछ इस तरफ मान लो 21 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाला कुछ इस तरफ मान लो 4 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर कोलिजन ए मूव विद द वेलोसिटी, ये जो है आपके पास में ये यहाँ पे इस तरफ जाता है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी ऊपर से। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो यार, ये इसमें आ गया 21, उसमें आ गया -8, ये फाइनली इधर कितना बन गया 1 और इसका कुछ p बन जाएगा आपके पास में। हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, p की वैल्यू आ गई 18 में 21 में से यहाँ पे गए तो 20 13 और 12 आ रहा है आपके पास में, तो वेलोसिटी आएगी 6 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरफ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड से आफ्टर कोलिजन। 2 kg वाला इस तरफ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड,
तो वही ए ऑप्शन में बोला है, तो फर्स्ट मैच कर गया। ई की वैल्यू अगर आप निकालें तो ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है 5, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 25, 1/5 आ रहा है 0.2। सेकंड ऑप्शन ही मैच कर जा रहा है। लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, तो आप देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ m 21 का स्क्वायर प्लस हाफ 2 16 हो गया, इसका v का स्क्वायर। फाइनल अगर आप देखेंगे तो माइनस हाफ मल्टीप्लाई 1 1 और इसका देखेंगे माइनस हाफ 2 मल्टीप्लाई 36। आप सोल्व कर दीजिए तो आपको लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा और ये सोल्व करके आपके पास में 200 जूल आता है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन में से ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। द इंपल्स बिटवीन द टू बॉल्स, इंपल्स के लिए आप देखिए पहले मोमेंटम था 21, अब हो गया 1, तो 20 न्यूटन सेकंड का इंपल्स है आपके पास में। पहले कितना था 21 था ना मोमेंटम, अब इसे कितना हो गया 1, तो चेंज मोमेंटम कितना 20 का हुआ, तो आपके पास इंपल्स जो है वो 20 होगा आपके पास में। क्लियर, तो आपके पास में इसमें तीन ऑप्शन सही होते हैं, ऑप्शन 1 2 एंड 3। बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक आदमी है वो मूव कर रहा है। ये वाली पोजीशन आपके पास में ए है और ये वाली पोजीशन आपके पास में कुछ बी है, ठीक है, और ये वाली पोजीशन कुछ सी है। तो अगर आपके पास में आदमी यहाँ से ए से बी जा रहा है तो कुछ मूवमेंट वो जो भी चीज़ें पूछे वो देखते हैं। सबसे पहले स्पीड ऑफ हेमिस्फीयर फर्स्ट इनकी देन डिक्रीज। अब सोच के देखिए यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में थी, यहाँ पे जब पहुंचे जब वेलोसिटी इधर है इसके रिस्पेक्ट में, तो जब यहाँ पे आप कोई भी इंस्टेंट पे अगर आप चले जाए, मान लीजिए इस वाले इंस्टेंट पे हम चले जाते हैं, वेलोसिटी कुछ ऐसा है, ये वाला एंगल आपके पास में कुछ थीटा बनेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी आपके पास में वो कुछ पीछे की तरफ है, मान लीजिए कुछ v डैश है आपके पास में, तो आप क्या बोलेंगे m v cos थीटा माइनस v डैश इज इक्वल टू m v डैश, कैपिटल M v डैश। ठीक है, तो जैसे से cos थीटा की वैल्यू घट रही है, जैसे से cos थीटा की वैल्यू घट रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया m v cos थीटा डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आ रहा है बच्चों v डैश आपके पास में। तो ऊपर जा रहा है तो थीटा की वैल्यू आपके पास में घट रही है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वापस नीचे आना शुरू होगा तो वापस थीटा की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो फिर cos थीटा घटेगा तो वैल्यू घटनी शुरू, तो पहले वेलोसिटी बढ़ेगी फिर वेलोसिटी घटेगी, तो पहला ऑप्शन तो सही बैठ गया। तो नेट वर्क डन बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द मैन इन हेमिस्फीयर ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो यार आप देखिए यहाँ पे आके फाइनली यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ से आके फाइनली यहाँ पे रुक जाता है। तो अगर आप नेट वर्क डन की अगर आप बात करें तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, या फिर वो इंटरनल फोर्सेज है तो इंटरनल फोर्सेज का वर्क डन तो नेट जीरो आना ही चाहिए आपके पास में, तो वो वाली बात भी ठीक है। क्लियर, फिर अगर हम बात करें फिर हम नेक्स्ट वाले केस की बात करें, थर्ड वाले में द हेमिस्फीयर विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय दिस टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वो उसने बताया। अब सोच के देखिए ये जो बंदा है ये मान लीजिए कुछ 2r डिस्टेंस आगे चलेगा, तो नेट डेल्टा एक्सीएम जीरो होना चाहिए, डेल्टा एक्सीएम जीरो, जो स्मॉल m मल्टीप्लाई 2r, इसका डिस्प्ले कुछ भी तरफ x मान लो, तो 2r माइनस x और प्लस कैपिटल M x दैट शुड बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये m 2r डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M आएगा आपके पास। कुछ गलत कर दिया हमने, थी अच्छा उस तरफ जा रहा है तो उसको माइनस mx लिखेंगे, तो ये बन गया आपके पास में m 2r डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये वाली वैल्यू आपके पास में x की वैल्यू आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास में सही होगा, तो x का वैल्यू ये है वो इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और इसका इस तरफ होगा तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। थर्ड भी मैच कर रहा है, द स्पीड ऑफ हेमिस्फीयर विल बी मैक्सिमम व्हेन मैन इज रीच्ड एट b, ये हमने पहले ही देख लिया, जब थीटा जितना कम होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, तो आपके पास में चारों ऑप्शन सही होगी, ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, ए सर्कुलर रिंग फिक्स्ड इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एंड वन पॉइंट ऑफ द रिंग इज अर्थ। ठीक है, एक मैग्नेट है, is placed along the axis of the ring at a distance from the center such that the nearer pole is north pole as shown in the figure. The sharp impulse is given to the magnet so that it start move towards the ring. तो यहाँ पे आप ऐसे एक रिंग मान लीजिए और इसको ऐसे अर्थ कर दीजिए आप, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये रिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया, वेलोसिटी इसको दे दी इसलिए इसके रिंग की तरफ जा रहा है। इनिशियली मैग्नेट एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन एंड इट रिटार्ड टू
कम टू एन इंस्टेनियस रेस्ट। तो भाई इस पे ये इसको फोर्स तो लगा रहा होगा ये इसके ऊपर, क्योंकि लेंजलो बोल रहा है भाई अपोज करना है, तो इस पे कुछ फोर्स तो लगा रहा होगा, पर वो रिटार्ड इंस्टेनियसली नहीं कर पाए, थोड़ा टाइम लगेगा आपके पास में वहाँ तक पहुँचे, पूरा हो जाए नहीं हो जाए वो डिपेंड करता है, ऐसा आप श्योर नहीं बता सकते। अब देखिए अर्थिंग से बेनिफिट क्या है कि अर्थिंग से ये भी करंट आपको लार्ज अमाउंट में फ्लो करवाया जा सकता है, मतलब अर्थ से चार्ज आपके पास में मूव कर सकता है। तो क्या करेगा ये जो फोर्स इसको रिटार्ड करेगा, फाइनली इसको रोक देगा। मतलब अगर आपके पास में वैसे कोई केस हो, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट हो सकती है, हम जा सकते नहीं, तो अगर ये नहीं होता अर्थिंग तो फिर ऑसिलेट करना शुरू कर देता। अब क्या ये अर्थिंग है तो एनर्जी वहाँ पे चली जाएगी, तो फाइनली यहाँ पे रिटार्ड हो जाएगा, क्योंकि चार्ज करंट ज़्यादा फ्लो कर सकता है, ज़्यादा करंट फ्लो करे तो इसको अपोज भी ज़्यादा बेटर ढंग से करेगा। तो आप बोलेंगे सर फोर्थ ऑप्शन आपके पास में सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें बोला एक सर्किट है और सर्किट के अंदर एक इंडक्टर है, देख लेते हैं। स्मूथ रोड PQ, द रेजिस्टेंस PQ1 ohm, the initial side at the just left of the point P and circuit in steady state। ठीक है, देखिए ऐसा है, यहाँ पे एक इंडक्टर बना रखा है आपने और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ऐसे एक बैटरी है 30 वोल्ट की और यहाँ पे ऐसे एक स्लाइडर को आप स्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि से आप इसको यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं इधर उधर। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है आपके पास में, ये वाला एंड कुछ P है और ये वाला कुछ Q है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है आपके पास इट इज 1 ओम पर मीटर, 1 ओम पर मीटर आपको इसकी रेजिस्टेंस की बना है। अब इसने क्या बोला, ये 2 हेनरी है और ये आपके पास में 20 ओम है। At t is equal to 0 slider start moving with velocity this 5 मीटर पर सेकेंड। तो करंट कितना होगा एट t is equal to 2 सेकेंड पे वो बात कर रहा है। तो अगर आप देखिए इनिशियली अगर स्टडी स्टेट में था तो इसमें करंट कितना जा रहा था आपके पास में, करंट जा रहा था 30/20, 30/20 कितना है 1.5 एम्पियर करंट इनिशियली जा रहा था। अगर आप 2 सेकंड के बाद में बात करें तो यहाँ पे 10 सेकंड और आ जाएगा, तो फाइनली जो करंट बनना चाहिए, फाइनल करंट बनना चाहिए, मतलब इंडक्टर का अगर हम छोड़ दें एक बार तो हमें समझ में आ रहा है 30/30 तो 1 एम्पियर बन सकता था, पर वो उसको अपोज करेगा, वो उसको इतना बनने नहीं देगा। तो ये आपके पास में 1 एम्पियर उसके बीच में कहीं पे आपके पास में रहेगी वो वाली वैल्यू। भाई आप ये नहीं बोल सकते ना कि भाई यहाँ पे 1.5 भी मतलब 1 एम्पीयर बन जाता पर पूरा बनने नहीं देगा, बिकॉज इंडक्टर उसको अपोज कर, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी और 1.5 से कम आएगी, ऐसा कुछ आपके पास में रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा। क्लियर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला, सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन A विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न एंड इंक्रीजेज एज। तो देखिए आपके पास में नंबर ऑफ टर्न आपके पास में फिक्स है, उसकी लेंथ फिक्स है, यहाँ पे सोलेनॉइड बना देता हूँ इसे, लेंथ ये एरिया है। तो आप देखिए ऐसा होता है सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है ना, इसकी लेंथ को स्मॉल बोल दीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम जो आता है दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे जो स्मॉल n है आपके पास में, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, इसको आप लिख दीजिए l और वॉल्यूम क्या बन गया A × L और ये बन गया कैपिटल N × L का होल स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया कैपिटल N/L। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो L बन गया जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज AL म्यू नॉट n स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर, इसने इसको उड़ा दिया, ऐसा बन गया A म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L। तो आपको बोला गया A और L और A दोनों को इंक्रीज करें, तो पता नहीं यार किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज करेगा L कि नहीं करेगा पता नहीं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ना। B में बोला गया कि L को आप डिक्रीज करें A को इंक्रीज करें, हाँ इस वाले केस में पक्का हो जाएगा। और फिर आप थर्ड में बोल रहे हैं कि अगर A को इंक्रीज L को इंक्रीज कर रहे हैं वो डिक्रीज करे तो नहीं होगा, तो एक ऑप्शन मैच कर रहे, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे ध्यान में ये n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था आपके पास में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। बोला गया 2 बार्स कनेक्टेड वेटलेस स्प्रिंग के और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सब रखा गया है, ठीक है, हम इसको बना देते हैं। यहाँ पे इसका मास कुछ m1 है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया कुछ और इसका मास ऐसे कुछ m2 बना दिया, इसका स्प्रिंग पोर्शन कुछ k है, ये वाला 1 हो गया, ये वाला कुछ 2 हो गया। अब इससे बोला गया बार 2 इज शिफ्टेड ए स्मॉल डिस्टेंस x टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे आपने कुछ x डिस्टेंस इसको शिफ्ट कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
of the system after the bar A will break off the ball। तो अगर आपको इस वाले को ब्रेक ऑफ करना है तो ये कब होगा, जब ये इधर ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाफ m2 v स्क्वायर के। तो इसने इसको मार दिया, तो v की वैल्यू जो बनी दैट इज k बाय m2 x, ऐसा बन गया वेलोसिटी। ये उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी होगी, ये वाला तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसने पूछा है ना। तो वैसे सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपके पास में, मास आइडेंटिकल है क्या, अच्छा m1 m2 की टर्म में ही आपको गिवन है। तो आप बोलेंगे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी दैट इज m1 v1, वो तो इसकी 0 थी। m2 v2 में अगर आप देखेंगे तो ऐसा बनेगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। तो इसमें अगर आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, तो ये x रूट m2, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे मैच कर जाएगा। सिंपल था ये सवाल, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसे बोल दिया कि एक यहाँ पे कुछ है, ऐसे पुली निकल के यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ, और ये ऐसे कुछ घूम के यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और ये ऐसा कुछ बन रहा है। ये सारा सेटअप आपके पास फिक्स था, और यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक बना रखा है आपने, ठीक है, एम मास का। तो अब अगर आप इसको खींच रहे हैं तो दोनों तरफ टेंशन भी लग रहा होगा पीछे की तरफ, ये चलेगा ही नहीं, इस वाले केस में तो चलेगा ही नहीं। तो अगर आप इम्पल्स देखेंगे तो या तो 0 आएगा आपके पास, चलेगा नहीं, चल भी रहा है कुछ, मान लो ये मूविंग है, तो उसमें मेंशन नहीं किया, तब भी जो इम्पल्स आएगा वो ft से कम आएगा। तो आप बोलेंगे वो लेस देन ft आएगा, थर्ड ऑप्शन आपके पास से मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में पेपर खत्म होता है। पेपर ठीक ठीक था आपके पास में, टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था, मीडियम से लेवल का था। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।